आ गया बच्चों में आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर चैप्टर नंबर 3 है ना। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल टॉपिक आपके सामने है। इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। तो देख भाई, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको ये समझना है ना, कि पहले तो ये जो लिखा हुआ है इससे ही पूरा टॉपिक डिकोड हो जाएगा। क्या लिखा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके हर एक बोल सकते हैं कि वर्ड में क्या है, अपना एक मीनिंग है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि हमें ये मालूम है, क्या मालूम है, हमें ये मालूम है कि भाई वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? पेयर का मतलब ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। लीनियर का मतलब भी पता है, सर ये क्लास 9th में ही पढ़ा, 8th में ही पढ़ा ये सब चीज। लीनियर का मतलब होता है कि जो वेरिएबल होता है उस पर पावर 1 होती है, उसको लीनियर बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन मतलब साइन ऑफ इक्वल टू चाहिए, मैं सब यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, है ना भाई। लीनियर का मतलब आपकी पावर जो है ना वो क्या हो, 1 हो। इक्वेशन का मतलब ये साइन देखे। 2 का मतलब तो 2, 2 वेरिएबल का मतलब वेरिएबल 2 होने चाहिए, एक एक्स लेते हैं एक वाई ले लेते हैं, ठीक है, बेसिकली एक्स वाई ही लेते हैं। तो ये चैप्टर कह रहा है कि हमें ऐसी इक्वेशन पढ़नी है जो पहली बात तो पेयर में है। कैसे है? पेयर में है। पेयर मतलब एक साथ दो इक्वेशन, एक साथ दो इक्वेशन पेयर में है। लीनियर है, हाँ लीनियर है। लाइट को क्या हो रहा है? लीनियर है। लीनियर का मतलब फिर यार क्या दिक्कत है? लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या है? जो पावर है वो क्या है आपकी 1 है, ठीक है। इक्वेशन है मतलब इक्वल टू का साइन रहेगा, ये भी समझ में आती है बात। सर 2 वेरिएबल रहेंगे, एक एक्स एक वाई रहेगा। अब इसको जो मैंने लिखा है ये बात, जो इसको एनालिसिस करके हम एनालाइज करके कुछ मैं इक्वेशन लिखने चल रहा हूं, उसको समझो। देखो मैं लिख रहा हूं जो ये सब कुछ जिसमें हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने एक इक्वेशन लिख दी, मैंने एक इक्वेशन लिख दी जिसमें लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, आपने तो एक ही लिखी है तो पेयर कह रहा है। आपने जो इक्वेशन लिखी इसके अंदर क्लियर है कि वेरिएबल 2 है, एक x है और एक y है, ठीक है। 2 वेरिएबल हो गया, इक्वल टू का साइन भी हो गया, पावर वेरिएबल पर आपने 1 रखी, ये भी ठीक है सर। तो ये तो आपकी इक्वेशन एक ही हुई, 2 इक्वेशन कह रहा है, ठीक है। एक और लिख लो, एक और लिखोगे जब आप इस तरह से लिखोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो दोनों तो सेम दिखाई दे रही है, कलर बदला है ना। तो ऐसा नहीं है, इसको अगर सेम दिख रही है तो आप इस तरह से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो सर, a1 b1 c1, इसमें लिख दो a2 b2 c2, ओके। तो अब मैं बोल रहा हूं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, बेसिकली वो एक साथ में 2 इक्वेशन होती हैं जो इस फॉर्मेट की होती हैं। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बात क्लियर हो रही है? ये बिल्कुल क्लियर है कि ये 2 इक्वेशन अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है? पेयर ऑफ 2 वेरिएबल वाली। दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के साथ ये 2 इक्वेशन एक साथ में है, ठीक है। अब इक्वेशन तो मैं पहचान लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरह की होगी सर, और इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? अब क्या ये बस हो गया इतना ही? नहीं, अब हमें ये देखना है बेसिकली। देखो इस चैप्टर में आगे एक और चैप्टर आएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। जितने भी ये इक्वेशन वाले चैप्टर है, पहले पॉलिनोमियल भी आया तो ठीक है, उसको तो नहीं, पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है और इसके बाद जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो इक्वेशन कैसे दिखाई पड़ती है। ये देख लिया, इसको देखने के बाद फिर ये देखते हैं कि भाई देख तो लिया, अब उसका सॉल्यूशन, अब उसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब इस इक्वेशन का, इसको हमने देख लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, 2 वेरिएबल में है अपने पास, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो हमें अब देखना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। देखो हमने क्लास 9th में ये स्टडी की है, लेकिन ये जब एक सिंगल इक्वेशन थी, अकेले एक इंडिपेंडेंट अकेले इक्वेशन, पेयर नहीं था इक्वेशन का, अकेले एक थी। 2 वेरिएबल के साथ जब ये एक सिंगल इक्वेशन थी, तब इसका हमने ग्राफ भी बनाया और ग्राफ बना के इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे, इस बात को भी देखा था, ठीक है। तो उस बात को मैं एक बार और थोड़ा सा जल्दी रिकॉल करा देता हूं ग्राफ के थ्रू।
तो मैं ग्राफ आपको बना के देता हूं और वो चीज आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं ग्राफ के थ्रू, है ना, कि ये देखो एक इक्वेशन ले लेता हूं, जिस इक्वेशन के अंदर वेट सपोज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू, और लेट मी राइट -8 इक्वल्स टू 0। लो भाई, ये है आपका ग्राफ। ये ग्राफ देख रहे हो? ग्राफ बनाना हमें आता है, मैं ये समझ रहा हूं कि ग्राफ आप बना लेते हैं, x की अलग अलग वैल्यूज, y की अलग अलग वैल्यू खुद से चूज करके x की वैल्यू निकाल कर, या x की वैल्यू को खुद से लेके y निकाल कर उस पॉइंट को प्लॉट करके कनेक्ट करके ग्राफ बना लेते हैं। तो मैं आपको ग्राफ एक इक्वेशन को ऐसे ही लिख के, सिंगल इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल्स 0। देखो ax प्लस by माइनस या प्लस हमारा c होता है, तो c मान लो, c इक्वल्स टू 0। ये पूरी वही इक्वेशन है, लेकिन अभी पेयर में नहीं है, सिंगल है। अगर ये सिंगल इक्वेशन है तो अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना रही है, समझ रही है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना रही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना रही है, और आपको ये सिखाया गया है कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं, जैसे सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ए जो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आ गया 0,2, तो ये जो 0,2 कोऑर्डिनेट है भाई, ये कोऑर्डिनेट इस लाइन के अंदर पुट करने के बाद LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में हम जब उसको रखते हैं दोनों को, तो इक्वेशन LHS इक्वल्स टू जब RHS हो जाती है मेरे भाई, तो हम बोलते हैं कि सर ये जो कोऑर्डिनेट दिया आपने, ये जो पॉइंट दिया, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तब ये बात हम कहते हैं। अच्छा, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये 0,2 जो इस लाइन पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड कर रहा है? चलो मैं इसको एक बार आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 8, ठीक है? तो इसे छोटा हो जा भाई, छोटा हो जा। हाँ, इक्वेशन है 3x, इक्वेशन क्या थी? आ रही है, तो चेंज हो गई, 3x प्लस 4y माइनस 8, ये अपनी इक्वेशन थी। मैंने इसमें बोला था कि 0,2 सेटिस्फाई कर रहा है। अभी 0,2 मैं फिर से यहाँ पे इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, आप देख सकते हो, है ना? ये इक्वेशन मैं फिर से लिख रहा हूँ इनपुट के फॉर्म में। दिस इज 3x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। This is the equation, okay? And this equation satisfied this point 2 का कोऑर्डिनेट है 0,2। अब मैं 0,2 देखो, x की जगह पे क्या रखना है? x की जगह 0 रखना है, y की जगह 2 रखना है। रख के देखो 3 मल्टीप्लाइड 0 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 8, ये LHS का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? LHS का, ठीक है? 0 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 8 आ गया 0, जो कि RHS में लिखा हो, ठीक है सर? 0,2 सेटिस्फाई कर गया। अब क्या सर ये पॉइंट ए एक ही ऐसा पॉइंट है जिसने LHS इक्वल्स टू RHS किया? नहीं भाई, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट है सारे इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। आप कोई भी पॉइंट डालो, आप उससे कोई भी पॉइंट को आप टच करके देख लो। मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, कोई सपोज यहाँ वाला, ठीक है? इसका कोऑर्डिनेट 2.67, जब ये वैल्यू आप इसमें पुट करोगे ना, x की प्लेस पर 2.67 और y 0, फिर से ये LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हो सर, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, देख रहे हो, A B C D E, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, सबका कोऑर्डिनेट लिखकर आने लगा। तो ये जितने भी पेयर हैं, जितने भी आपके कोऑर्डिनेट निकल कर आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट की वैल्यू इसमें रखने के बाद LHS इक्वल्स टू RHS कर रही है। इसलिए ये सारे पॉइंट, ये सारे ये पेयर या सारे ऑर्डर्ड पेयर या सारे जो ये पॉइंट हैं, इसके सॉल्यूशन है। तो फिर इसलिए तो कहा था आपने 9th में कि इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? अगर ये 2 वेरिएबल वाली सिंगल इक्वेशन लिखिए तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो सर फिर जब मुझे इस तरह की जब पेयर में इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है, सिंगल है तो वो तो पता चल गया क्या कैसे, लेकिन जब पेयर में एग्जिस्ट कर रही है तो क्या खास बात होगी, उसको आइए समझते हैं। ये हमारा क्लास 10th का टॉपिक। चलो इसको मैं हटा देता हूं अभी फिलहाल, और ये मिटा भी देता हूं।
थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले ली क्लास 9 की। तो अगर क्लास 9 की अगर ये सिंगल रहेगी तो कितने सॉल्यूशन रहेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे। हमें डिस्कस करना है ऐसी इक्वेशन का जो पेयर में है, उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करना है। तो चलो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलो एक बात और आंख से समझ लो, एक बात और समझ लो जो छूट रही है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिल्कुल है सर। लेकिन इसके बगल में कभी कभी छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बस इसके लिए एक बात यहां पर नोट करने वाली है कि सर जो x के साथ a1 है और जो y के साथ b1 है, ये ना सब कुछ तो होना चाहिए, लेकिन ये एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। ये दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों एक साथ जीरो हो जाए तो चल गया, वो क्या हो जाएगा? अगर ये दोनों जीरो हो गए मेरे भाई, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, सी अकेले क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए पूरी इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। इसलिए दोनों जरूर है। वही कंडीशन यहां भी लागू होती है कि जो a2 है ना तो वो जीरो हो एंड b2 भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, इतनी बात अगर ठीक है तो फिर सब कुछ ठीक है। चलो अब आओ देखते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स या इन टू वेरिएबल। इसका कौन सा काम है यहाँ पे? ठीक है, दो लिखा ही है, टू वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल में हमारे पास एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का, तो उसमें सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? देखो इसके सॉल्यूशन निकालने के अपने पास दो मेथड है। कितनी मेथड है? बेसिकली दो मेथड है। तो दो मेथड में पहली वाली क्या है? पहली वाली है अपनी ग्राफिकल मेथड। कौन सी मेथड है सर? ग्राफिकल मेथड। वेरी गुड सर। अगली वाली मेथड कौन सी है भाई? एक तो ग्राफिकल हो गई भाई, दूसरी वाली है अपनी एल्जेब्रिक मेथड। कौन सी है? एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, एक हो गई ग्राफिकल, एक हो गई एल्जेब्रिक। पहले अप्रोच करेंगे ग्राफिकल मेथड के, पहले सीखेंगे ग्राफ वाला। ठीक है, तो जो ग्राफ वाला मेथड है ग्राफिकल मेथड में, आप मुझे बताओ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन सर आपने दे दी, दो इक्वेशन आपने दे दी। ठीक है, दो इक्वेशन दे दी। अगर मैं आप ये, क्योंकि हमने 9th में ये देख लिया है कि जो एक इक्वेशन है वो अपने आप लाइन बनाएगी। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि ये वाली लाइन L1 है और ये वाली लाइन L2 है। दो लाइन है, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है। हमें ग्राफ से अगर सॉल्व करना है तो मुझे एक्स वाई की एक ऐसी वैल्यू चाहिए, एक्स वाई का एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, मतलब ऐसा एक पॉइंट चाहिए जो एक ही बार में L1 को भी LHS इक्वल्स टू RHS करे और L2 को भी LHS इक्वल्स टू RHS करे। तो वो पॉइंट जो होगा ना सर, वही सॉल्यूशन कहलाएगा। क्योंकि L1 के तो अपने खुद ही इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, ग्राफ बनाओगे। L2 का ग्राफ बनाते हो तो उसके भी अपने इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन है। तो जब एक ही ग्राफ पर दो लाइन एग्जिस्ट करेंगी, दो लाइन रहेंगी, तो वो दो लाइन का जो होने का तरीका होगा वो कई तरीका हो सकता है ना। तो लेकिन मुझे ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों लाइन पर हो। तो मुझे एक एक्स वाई की ऐसी वैल्यू, एक्स वाई एक एक्स की और एक वाई की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको जब मैं L1 में रखूं तो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए, जब L2 में रखूं तो फिर LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए। तो वो एक्स वाई का जो वैल्यू होगा वही तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होगा। वही क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होगा। ऐसा मैं आपके लिए, ऐसी बात मैं ये समझता हूं। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अच्छा, एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता भी देता हूं आपको। एक एग्जांपल लेता हूं, x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन और है इसी के साथ में, 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। भाई कंपेयर कर लो, बिल्कुल जैसे ये है वैसे ये है। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है इस दोनों इक्वेशन। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि ये 14 उधर होता है LHS के, LHS नहीं RHS में होता, तो उसको इधर लाके आप साइन चेंज करके लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। अब मैं आपको इसके लिए डायरेक्ट वैल्यू दे रहा हूं, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 4। मतलब
2,4। अब ये जो पॉइंट 2,4 है, मैं कह रहा हूं, अभी बता रहा हूं आपको कि इसको रखो, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, मतलब LHS जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि RHS में 0 है तो ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब 0 होगा। तो ये LHS आपका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर 0 हो जाएगा, और इस इक्वेशन लाइन L1 का LHS भी 0 हो जाएगा और लाइन L2 का LHS भी इस पॉइंट के लिए 0 हो जाएगा। इसीलिए ये पॉइंट क्या कहा जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहा जाएगा। चेक करने के लिए आप रख के देखो, x की प्लेस पर 2 डाल देते हैं सर 4, y की जगह आप 4 रखने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन L1 के लिए मैं अगर देख रहा हूं तो 4 4 जा 16, -2 प्लस -16 प्लस 14, 14 और ये 2 दोनों प्लस के हैं, 16 हो गए, 16 - 16 क्या हो गया, 0। यही L2 में देख लेते हैं, L2 में देख लेते हैं सर 2,4 डाल के, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, x की जगह 2, y की जगह आप कह रहे हैं कि 4, ठीक है 14, तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, -14, 8 प्लस 6 14, तो 14 - 14 विच इज 0, ठीक है। ये बात तो सही कहा, ये ऐसा पॉइंट है तो जो दोनों को 0 कर रहा है, मतलब LHS और RHS को इक्वल कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट मिला कहां से, लेकिन ये पॉइंट आया कहां से, तो चलो समझते हैं कि ये पॉइंट कैसे ग्राफिकली, ग्राफ के थ्रू ये पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, इस बात को समझते हैं। क्योंकि ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो आप अपने दिमाग से खुद सोच सकते हो कि सर अगर 2 स्ट्रेट लाइन एक ही प्लेन पर लाई कर रही है तो 3 केस हमें समझ में आता है क्या, वो तीनों केस में लिख देता हूं। पहली केस में लाइन L1 एंड लाइन L2 will intersect each other at one point। जब आप ऐसा ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस ले लेंगे और लाइन L1 L2 दोनों का ग्राफ इसी में ड्रॉ करेंगे, तो होगा क्या, ऐसा हो सकता है एक केस में, केस 1 मतलब फर्स्ट केस में बोलता हूं, उसमें ऐसा हो सकता है कि इस तरह से लाइन जाएंगी और लाइन क्या करेगी, आपस में जो L1 और L2 है वो किसी एक पॉइंट पर कट करेंगी, और इस पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट होगा, इसीलिए लाइन L1 को भी सेटिस्फाइड करेगा और लाइन L2 को भी सेटिस्फाइड करेगा। इसलिए ये जो पॉइंट है 2,4, इस तरह का कोई एक पॉइंट होगा जो दोनों L1 L2 को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, इसलिए वो सॉल्यूशन बन जाएगा। इसलिए क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो इन द फर्स्ट केस वी कैन से दैट L1 and L2 will intersect each other at one point and you will have unique solution। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि भाई जब इस केस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग केस, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग केस। इंटरसेक्टिंग के अंदर एक सिंगल सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग के अंदर एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन होगा। अच्छा सर, तो अगला केस में क्या हो सकता है, अगले केस में मेरे भाई ये हो सकता है कि आपने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करा और जब आप लाइन L1 और L2 बना रहे हो तो ये देख रहे हो कि लाइन L1 ऐसे गई और लाइन L2 ऐसे चली गई, लाइन L1 और लाइन L2। इस केस में ये दोनों लाइन पैरेलल है और दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो ये कभी आपस में कट नहीं करेंगी, और जब ये कट नहीं करेंगी तो ऐसा कोई भी पॉइंट होगा ही नहीं जो L1 को भी सेटिस्फाई करे और लाइन L2 को भी सेटिस्फाई करे। और जब वो पॉइंट आएगा ही नहीं कि जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो भाई सॉल्यूशन इसमें होगा ही, इसमें सॉल्यूशन होगा ही। चलो मैं इसमें लिख के बताता हूं आपको, देखो। तो इस केस को क्या बोलते हैं, दिस केस इज नोन एज पैरेलल। इस केस में बोलते हैं दे आर पैरेलल लाइंस एंड हैव नो सॉल्यूशन। ऐसी भी इक्वेशन मिलेंगी जिनमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जब हम ग्राफ बना रहे होंगे तो पैरेलल चली जाएंगे और फिर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा केस, दो तो समझ में आ रही है, तीसरी कौन सी बात आप करने के लिए कह रहे हैं, चलो तीसरी बात वो है खास, वो काफी समझ में आने वाली लोगों को। चलो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। इस केस को बोलते हैं कि आप जब आप सर लाइन बना रहे होंगे ना L1 और L2 की, तो मान लीजिए कि L1 इस तरह से जाएगी, L1 लाइन इस तरह से जाएगी, और भाई जब L2 बनाओगे ना तो L2 भी L1 के ऊपर से ही जाएगी। मतलब मान लो इसी पर दो लाइन,
दूसरी वाली लाइन, दूसरी L2 भी इसी L1 पर है। इसको बोलते हैं कि ये कौन सा केस है, कोइंसिडेंट लाइन। ये कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट। दे लाइंस आर कोइंसाइड ऑन ईच अदर, दोनों लाइन क्या हो गई, एक दूसरे पर कोइंसाइड कर गई, मतलब दोनों एक ही हो गई। ठीक, तो लाइन L1 और L2 दोनों एक के ऊपर एक हो जाएगी, और इस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो कितने, आप समझ गए सर, जब अगर लाइन एक के ऊपर एक है तो भाई इस पर जितने पॉइंट हैं सारे L1 L2 दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। आई होप की बात समझ में आ गई होगी अब आपको कि सर ग्राफिकल मेथड का अप्रोच कुछ ऐसा होगा कि लाइन L1 और L2 जो दो अपने आप में जिसे बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको जब आप सॉल्व करेंगे, ग्राफ उसका बनाएंगे L1 L2 का, तो अपने आप में तीन केस निकल के आएंगे। पहले केस में लाइन L1 और L2 दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगी किसी एक पॉइंट पर, और वो जो सिंगल पॉइंट होगा वो L1 L2 दोनों को सेटिस्फाई कर देगा, LHS RHS इक्वल कर देगा, इसलिए इसमें यूनिक और एक सॉल्यूशन होगा। इस केस को बोलेंगे दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। या तो हो सकता है कि लाइन L1 और L2 पैरेलल निकल जाए, आपस में कट ना करें, उस केस में एक भी सॉल्यूशन नहीं निकल कर आएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। या तो हो सकता है कि लाइन L1 और L2 कोइंसाइड कर जाएं, और उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। उस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। चलो अब ये तीनों केस को हम ग्राफ में समझ लेते हैं। तो ग्राफ बनाना हमें आता है, ग्राफ बनाना हमें आता है, और हालांकि हमारे पास AI भी है, तो उसका यूज करके अपन ग्राफ तो बना ही लेंगे, और वैसे ही बना लेंगे, 9th क्लास में पढ़ा है तो आपको आता है, उतना आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं कि ग्राफ आप बनाना और इस चीज को वेरीफाई करना। लेकिन मैं तीनों इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन और आपका जिसे क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ये दोनों, ये तीनों केस में ग्राफ में आपको डिस्कस करके दिखा दे रहा हूं। आप इसे बस देखते रहो ऐसे बैठ के, बस आराम से, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, देखो बस, देख के ही बर्बाद हुए तुम लोग, है ना। क्लास 10th का पेपर इस बार बोर्ड का बहुत हार्ड है, बहुत बच्चे नहीं कर पाए, क्योंकि फोन लेके आपको वीडियो देखना है बस, है ना, करना तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से होगा, लेकिन फिर भी देखो कुछ तो कर रहे हो, यही अच्छी बात है। चलो सबसे पहला इंटरसेक्टिंग केस को हम देखते हैं, है ना। तो उसमें मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये लाइट को क्या हो रहा है भाई, हाँ क्या दिक्कत है, अब इसको देखता हूं मैं। चलो पहला इक्वेशन 4x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई। हाँ, अगली इक्वेशन, एक और इक्वेशन लिखता हूं मैं, दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। देख भाई दोनों इक्वेशन मैंने बना दी है, अब दोनों इक्वेशन लिख दी है, अब सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो दो लाइन देख रहे हो, साफ साफ लिख के बोल रहा है कि लाइन L1 लाइन L2, इक्वेशन पहली इक्वेशन दूसरी। पहली लाइन L1 के लिए ग्राफ आपका इस तरह से जा रहा है, लाइन L2 के लिए जो लाइन है वो ऐसे जा रही है। दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं उस बात को समझो। अगर मैं वो पॉइंट देखूं तो ये रहा, वो पॉइंट देखूं तो ये रहा, पॉइंट ए पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे मैंने इसको टच किया कोऑर्डिनेट आ गया 2,4। सर ये 2,4 ऐसी वैल्यू है जो कि मैंने अभी सॉल्व करके भी आपको वहां पे डायरेक्ट दी थी, आपको उसको वेरीफाई भी कर चुके हैं। 2,4 ऐसी वैल्यू है जो लाइन L1 और L2 दोनों पर है, इसलिए ये जो केस है इंटरसेक्टिंग है और इसका एक सिंगल सॉल्यूशन है। एम आई क्लियर? ओके, तो इस केस में सिंगल सॉल्यूशन है। अच्छा ये वाला समझ में आ गया सर, है ना। अब आप ये भी तो समझ सकते हो कि भाई पॉइंट ए के अलावा दूसरा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन पर हो, इसलिए सॉल्यूशन तो एक ही एग्जिस्ट करेगा। अब देखो, अब सर मैं आपको एक केस देता हूं, इन इक्वेशन को चेंज करता हूं, ये इक्वेशंस को चेंज करता हूं और ये देखता हूं कि पैरेलल लाइन के केस क्या है। पैरेलल लाइन में होगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, ये रही इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन में आपको एक लिख रहा हूं, इसमें है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 12।
4x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। देखा आपने इक्वेशन को? लो ये देखो दोनों इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों आपके सामने है। लाइन L1 अलग से जा रही है, लाइन L2 अलग से जा रही है, एकदम पैरेलल जा रही है, दोनों के बीच में इतना इक्वल डिस्टेंस है। और बेटा ये कभी एक दूसरे को टच करने वाली है ही नहीं, और ना इंटरसेक्ट करेगी, और ना कॉमन पॉइंट मिलेगा, और कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो फिर सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो इस केस में वी हैव नो सॉल्यूशन, और एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। वेरी गुड। अब चलो अब देख लेते हैं सर कोइंसिडेंट वाला केस, वो भी तो दिखाइए। ठीक है, उसकी इक्वेशन भी, अच्छा उसकी, अगर मैं कोई पॉइंट यहां पर, अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट सिलेक्ट करता हूं सपोज ये, तो ये इक्वेशन फर्स्ट का पॉइंट है ना, सेकंड का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई पॉइंट यहां सिलेक्ट करता हूं तो सेकंड का पॉइंट है, फर्स्ट से इसका कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए कभी सॉल्यूशन नहीं है ये सब। चलो अभी मैं नेक्स्ट देता हूं, अगली इक्वेशन मैं आपको दिखाता हूं जिसमें कोइंसिडेंट वाला केस भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो कोइंसिडेंट केस के अंदर वी हैव इक्वेशन x पर हाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वेशन ये ले लिया। अगले में मैं ले लेता हूं 2x प्लस 2y इक्वल्स टू, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, जैसे ही लिखता हूं मैं, देखो 1 लिख रहा हूं, लाइन यहां पर है, 1 लिख रहा हूं मैं यहां पर, जैसे ही इसको 10 लिखूंगा, दो गायब हो गई है, गायब नहीं होगी भाई। यही इसी लाइन पर इक्वेशन 1 भी है और इसी पे इक्वेशन 2 भी है। अब उसको तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा तुम्हें, है ना, क्योंकि दोनों इक्वेशन जो है दोनों की जो लाइन है ना भाई वो आ चुकी है। देखो यहीं पर अभी इक्वेशन 2 भी लिख कर आ गया, है ना, और यहीं पर इक्वेशन 1 भी लिख कर आ रहा था। ठीक, तो ये जो लाइन है वो दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड कर गई है, तो ये तो दिखेगी नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज क्लियर है वो ये क्लियर है कि सर जिस भी पॉइंट को आप टच करोगे, पहला आ गया -4 कॉमन है, ये पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, दूसरी को भी सेटिस्फाई करेगा। आप इस पॉइंट को टच करोगे, ये भी जो आ गया -2,7 पहली को भी सेटिस्फाइड करेगा, दूसरी को भी सेटिस्फाइड करेगा, तो फिर ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे। तो ग्राफिकल अप्रोच से आप ये देख पाएंगे कि जो आपका कोइंसिडेंट वाला केस है इसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो अब इस ग्राफ वाले सिस्टम को करते हैं बंद, और हमारा हो गया समझ हो गई बहुत क्लियर। ठीक है, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन हमारा बहुत क्लियर है, सिंपल ग्राफ हम प्लॉट करना जानते हैं, प्लॉट करेंगे और इसे शो कर देंगे। तो सॉल्यूशन बाय ग्राफ इज क्लियर नाउ। क्या आपके मन में ये बात है कि सर क्या हमें ये पता करने के लिए कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट है या एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इस बात को फाइंड करने के लिए क्या पूरा ग्राफ बनाना ही पड़ेगा? नहीं, हमारे पास एक तरीका और है ना, अलजेब्रिकली हम ये देख सकते हैं कि इन तीन में से लाइन कौन सा केस दे रही है, आओ उसको देखते हैं वो कैसे चेक करते हैं। देखो इसको बोलते हैं कि चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम, है ना, कंसिस्टेंसी चेक करना। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि सॉल्युबिलिटी चेक करना है, इक्वेशन सॉल्व होगी कि नहीं। तो ये तब हम देख सकते हैं कि इक्वेशन सॉल्व तब होगी दो ही केस में, या तो केस इंटरसेक्टिंग का हो या तो केस कोइंसिडेंट का हो। दो केस में सॉल्यूशन मिल जाता है, एक में यूनिक एक में इनफाइनाइट। लेकिन जब लाइन पैरेलल होती है तो सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ठीक है, आओ उस बात को समझ लेते हैं कि वो कैसे हम चेक करते हैं। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं आपके लिए। जो इक्वेशन हमारे पास थी दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये थी आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल के साथ और लीनियर है। अच्छा, इसमें मैं ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस चीज से ही देखकर डिसाइड कर सकता हूं कि इक्वेशन इंटरसेक्टिंग होगी मेरे भाई, या आपकी पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। कैसे, आओ देखते हैं। सबसे पहले केस में इंटरसेक्टिंग की बात करता हूं। इंटरसेक्टिंग के अंदर आप सबसे पहले ये फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2 निकालेंगे और फिर निकालेंगे b1 अपॉन b2।
चेक करेंगे a1/a2 क्लियर दिखाई दे रहा है कहां पर है, b1 भी कहां है, भी दिखाई दे रहा है, b2। जब आप a1/a2 b1/b2 निकाल देंगे तो ये चेक करेंगे कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है, अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं आ रहा है तो इस केस को बोलते हैं ये इंटरसेक्टिंग वाला केस है। ये कौन सा केस है, इंटरसेक्टिंग केस है, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इस केस में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो आप समझ सकते हो सर कि जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। मतलब जब एक सॉल्यूशन निकल आता है तो ऐसी इक्वेशन को कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं, या इससे हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये एक्चुअली में कौन सी लाइन, कौन सा केस है, इंटरसेक्टिंग केस है, पैरेलल केस है, या कोइंसिडेंट वाला केस है। अच्छा ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गई बात कि आपका ये इक्वल नहीं हुआ तो ये सब बात आएगा। अगर इक्वल हो गया तो सपोज आपने निकाला a1/a2, हाँ, और फिर b1/b2, और ये दोनों इक्वल आ गए। अगर आपके इक्वल आ गए a1/a2 b1/b2, देखो अगर इक्वल नहीं आए तब तो ये केस क्लियर हो गया। अगर इक्वल आ गए तो फिर लगे हाथ c1/c2 भी निकाल लो। अगर इक्वल आ गए तो वहीं पर फिर c1/c2 भी निकाल लो। और फिर आप ये चेक करो कि c1/c2 क्या सेम आ रहा है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या तीनों सेम आ रहे हैं। अगर तीनों सेम आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ये है आपका कोइंसिडेंट लाइन। ये कैसी लाइन है, दे आर कोइंसिडेंट लाइन, मींस इनमें इस केस में आपको सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ तो फिर तो क्लियर है कि ये इक्वेशन भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगी। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब तो एक ही बात समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है कि पहले a1/a2 निकाला, b1/b2 को इक्वल नहीं हुआ, इंटरसेक्टिंग हो गई, a1/a2 निकाला, b1/b2 के इक्वल हो गया, वहीं पे c1/c2 भी निकाल लिया, वो भी इक्वल हो गया, तो फिर कोइंसिडेंट लाइन हो गई। अगर इक्वल नहीं हुआ तो पैरेलल लाइन हो गई। a1/a2 निकाला जो कि b1/b2 को इक्वल था, लेकिन वो c1/c2 को इक्वल नहीं हुआ, इसलिए वो लाइन पैरेलल लाइन हो गई। दे आर पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस हो गई तो फिर तो सॉल्यूशन ही नहीं निकला। नो सॉल्यूशन, इस केस में हमको सॉल्यूशन एक भी नहीं मिला। और जब सॉल्यूशन नहीं मिला तो दिस इज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, दिस इज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ये आपकी कौन सी हो गई, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो गई। ये तीन बात से इजीली आप पता कर सकते हैं कि इक्वेशन कौन सी है। आपकी इक्वेशन इंटरसेक्टिंग केस है, या आपका कोइंसिडेंट केस है, या आपका पैरेलल केस है। इनमें से कौन सा है, ये आप वैल्यू निकालकर आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब हमने ग्राफिकल अप्रोच को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, और उसमें चेक करने का भी हमने एक अप्रोच डेवलप कर लिया है। और हमने ये भी देख लिया है कि किसी भी इक्वेशन की पेयर ऑफ इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी को कैसे चेक करते हैं, कि वेदर इट इज inconsistent pair of equation or it is inconsistent pair of equation. Now we will learn the last topic of this chapter, that